नमस्कार मित्रों, एजुकेशन चैनल पर आप सबों का स्वागत है। हिस्ट्री की क्लास हम लोग पढ़ रहे थे और स्रोत हम लोगों ने कंप्लीट किया था। पाषाण काल भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, राइट। पाषाण काल में हम लोग पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल तीनों हम लोगों ने कंप्लीट किया था। अब हम लोग क्वेश्चन भी देख रहे थे। ताम्र पाषाण काल एक बच गया है, ताम्र पाषाण काल को आज हम लोग देखेंगे और उसके बाद पूरा जितने भी पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल के क्वेश्चन है, कल हम उसको क्वेश्चन को सारा हम लोग करेंगे, राइट। तो आज हम लोग देखते हैं ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल को कैसे पढ़ेंगे, एक एक करके थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज समझते हैं। पहले तो ये स्लाइड फिर आगे भी आएगा, लेकिन देख लीजिए कहाँ कहाँ पे साइड्स है जो कि पूछता है, राइट। जैसे क्वेश्चन आता है नवदा टोली कहाँ पर है, किस राज्य में है, मालवा कहाँ पे है, जोरवे कहाँ पे है, नवासा कहाँ पे, ये सब क्वेश्चन आता है, स्टेट के रिगार्डिंग में पूछ देता है। तो एक बार बस पहले ये देख लीजिए कि स्थल कहाँ कहाँ पे है। तो तीन पार्ट में देखिएगा इसको। दक्षिण पूर्व राजस्थान में, राजस्थान का जो एरिया है साउथ और ईस्ट में, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कौन कौन सी जगह पे है जहाँ पे ताम्रपाषाणकालीन स्थल मिले हैं। तो ध्यान में रखना है बनास घाटी, आहार और गिलून, ये सब पूछेगा। तो बनास घाटी का एरिया कौन से राज्य में आता है, ठीक है, आहार किस राज्य में पड़ता है, गिलून किस राज्य में पड़ता है। एक बस मोटा मोटी बस आप लोग केवल अभी साइट देख लीजिए, आगे अभी हम इसकी फिर से जिक्र करेंगे, ठीक है। तो आहार हो गया, गिलुंद हो गया, बनास घाटी, ये सब राजस्थान के एरिया में पड़ेगा। उसी तरीके से एमपी के एरिया, एमपी में कहाँ पे, पश्चिमी एमपी में, राइट। एमपी में, पश्चिमी एमपी में कहाँ कहाँ, मालवा, कायथा और एरन, ये सब साइट्स का नाम है, जगह का नाम है मालवा, कायथा और एरन। इसी के नाम से संस्कृति बनेगा, मालवा संस्कृति, कायथा संस्कृति, एरन संस्कृति, इस टाइप से बनेगा। ये सब साइट्स का नाम है। तो ये सब कहाँ पे, एमपी में मिलेगा। अहमदनगर, अहमदनगर में क्या, जोरवे, नेवासा और दैमाबाद, ठीक है, यानी कि महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के एरिया में कौन कौन सा रहेगा, जोरवे, नवासा, दैमाबाद, कहाँ पे रहेगा ये, महाराष्ट्र के एरिया में रहेगा, ठीक है, महाराष्ट्र। ये मैं लिख देता हूँ, इंग्लिश में थोड़ा ज्यादा ही चिट पिचिट होगी, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में एक पुणे जिले है पुणे जिले में भी कौन कौन सी जगह है, चंदौली है, सोना गांव, इनाम गांव, ये सब जोरवे संस्कृति के अंतर्गत है। तो जोरवे संस्कृति भी अगर पूछे जाए तो जोरवे जैसे जिक्र किया तो सब महाराष्ट्र के पार्ट है, महाराष्ट्र के एरिया में रहे। अब आपको देखना कैसे है, पढ़ना कैसे है बेसिकली। तो राजस्थान में कौन कौन से एरिया है जो ताम्रपाषाण काल का है, एमपी में कौन कौन से एरिया है जो ताम्रपाषाण काल का है, महाराष्ट्र में कौन कौन से एरिया जो ताम्रपाषाण काल का है, ठीक है। तो आपको तीन एरिया ध्यान में रखना है। एक हो गया आपका राजस्थान में देखना है कौन कौन से एरिया है, एक हो गया एमपी में कौन कौन से एरिया है, और एक हो गया महाराष्ट्र में कौन कौन से एरिया है जो ताम्रपाषाण काल का है। तो एक तो आपको एरिया वाइज देख लेना है, ठीक है, कौन कौन से हैं। दूसरा आप लोग क्या देखेंगे कि पर्टिकुलर जो आप देखे हैं, जैसे जोरवे देखे, जोरवे क्या हुआ, जोरवे एक एरिया हुआ, ठीक है, एक साइट्स हुआ। अब जोरवे से कुछ अगर स्पेसिफिक चीज मिलेगा, कुछ विशेष चीजें मिलेगा, तो जोरवे संस्कृति की विशेषता कहलाएगा, ठीक है। दैमाबाद हो गया, जोरवे हो गया, नेवासा हो गया, मालवा हो गया, एरन हो गया, नवदा टोली हो गया, सब क्या हुआ, सब ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि निम्न में से इनमें से कौन सा एक ताम्रपाषाणकालीन स्थल नहीं है, राइट। उसमें एक स्थल आपको सिंधु सभ्यता वाला दे देगा। तो सिंधु सभ्यता क्या था, सिंधु सभ्यता कांस्य वाले, कांस्य सभ्यता का विशेषता है सिंधु सभ्यता, यानी कि वो कांस्य कल्चर आएगा, वहां पे कांस्य संस्कृति आएगा। लेकिन यहाँ पे ताम्रपाषाण काल की विशेषता है, यानी कि तांबा और पत्थर का यहाँ पे यूज किया जाएगा, राइट। वही एक एक करके देखते हैं। तो कहीं कहीं कुछ कुछ विशेषता दिखेगा, जोरवे की विशेषता कहीं दिख जाएगा, कहीं मालवे की विशेषता दिखेगा, एविडेंस में कुछ कुछ मिलेगा कहीं पे क्या कल्चर है। तो ऐसे तो सारे के सारा ऐसा नहीं है कि एक बस बैठ करके सबके सब पढ़ना है, कहीं कहीं कुछ कुछ मिला है एक दो, उसको आपको ध्यान में रखना है और उसी को पढ़ना है, राइट। तो उसी को हम लोग देखेंगे। वैसा नहीं कि चलिए हम लोग जैसे 9-10 साइट्स देख लिए तो सारे में एकदम घुस कर अंदर में कहाँ से क्या क्या मिला है, वैसे नहीं पढ़ना है। वो सब अपना रिसर्च वालों के काम में, हम लोग के काम है कुछ अगर स्पेसिफिक चीज ऐसे मिला है जो है ना हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग को देखना है। तीन आप नाम तो सुन ही लिए, तीन तीन राज्य आप लोगों ने देख लिया, एमपी हो गया, ठीक है, राजस्थान हो गया और महाराष्ट्र हो गया, यही तीन एरिया। वैसे नहीं है ताम्रपाषाण कालीन, ऐसा नहीं है कि यहीं पे मिलेगा, मिलेगा और भी, बंगाल में भी मिलेगा, बिहार में भी मिलेगा, हर जगह मिलेगा। क्योंकि नवपाषाण कालीन जो स्थल था कहाँ पे था, ऑल ओवर इंडिया में था नवपाषाण कालीन स्थल। नवपाषाण कालीन स्थल यानी कि पत्थरों का प्रयोग। तो नवपाषाण काल जो स्थल है ऑल ओवर इंडिया में, तो जहां जहां कॉपर के यूज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉपर एज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कॉपर एज इसी को चाल्कोलिथिक एज कहते हैं, ताम्रपाषाणिक अवस्था। तो ये ध्यान में रखना है। जैसे पूरा का पूरा एरिया है नवपाषाण काल, तो पत्थर का प्रयोग तो हो ही रहा है, पत्थर का प्रयोग तो आपको पाषाण काल से ही चल रहा है। तो अब ध्यान में रखना है कि
कि पाषाण काल से जैसे चला, पूरा पाषाण काल आप लोगों ने देखा, मध्य पाषाण काल देखा, उसके बाद नव पाषाण काल देखा, ठीक है। तो नव पाषाण काल में आप लोगों ने क्या देखा कि सारे के सारे ऑल ओवर इंडिया में पत्थर का यूज हो रहा है। अब यहीं पे जहां कहीं पर भी कॉपर का यूज होने लगेगा तो ताम्र पाषाण काल आएगा, और इसी में कहीं पे अगर कॉपर के साथ साथ, ठीक है, कॉपर के साथ साथ क्या कांसे का यूज होने लगेगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, कांस्य सभ्यता काल आ जाएगा। बाद में अगर यहाँ पे कहीं आयरन मिलेगा तो आयरन एज काल आ जाएगा। तो ऐसे ही है, बहुत सिंपल है इतिहास, बहुत टफ नहीं होता है, आराम से चीजों को देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। लेकिन अब यदि पूछा जाए कि क्या ताम्रपाषाण काल में पत्थर मिलेगा, तो क्यों नहीं मिलेगा, पत्थर जो पहले से चलते आ रहा हो तो मिलेगा ही मिलेगा। नया चीज ऐसा क्या मिल गया उस कल्चर को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, अलग करने के लिए, राइट। या उसी में अगर नया चीज आयरन आ गया, तो आयरन आ गया तो इसका मतलब है कि कॉपर तो यूज हो ही रहा पहले से, कॉपर यूज हो रहा है पहले से, पत्थर यूज हो रहा है, स्टोन यूज हो रहा है पहले से, लेकिन नया आयरन आया तो आयरन इसका आ जाएगा, ब्रॉन्ज मिल जाएगा, ठीक है। कॉपर और टीन मिलते थे, Cu प्लस Sn मिल करके क्या बनता है, कहां से बनता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, ब्रॉन्ज एज हो जाएगा, कहां से वाला सभ्यता कहला जाएगा, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहला जाएगा। इसी तरीके से देखना है। बाकी लेकिन जो है पाषाण उपकरण तो हर जगह मिलेंगे, पाषाण रहेगा, कॉपर रहेगा, सब हर जगह मिलेगा, ठीक। देखना है ताम्र पाषाण काल में धातु में सबसे पहले तांबा का प्रयोग हुआ। अभी तक आप लोगों ने क्या देखा था कि नव पाषाण काल में जितना भी यूज हुआ था, क्या क्या यूज हुआ था, नव पाषाण काल में आप लोगों ने क्या देखा था, पत्थर का यूज हुआ था। यानी कि पाषाण काल के जो तीनों विशेषता है, पाषाण काल में हमेशा क्या हो रहा है, स्टोन का यूज हो रहा है, स्टोन यानी कि पत्थर का यूज हो रहा है। तो क्वेश्चन ऑब्वियस है, दिमाग में आना चाहिए कि सर अभी तक तो पत्थर का यूज हो रहा था, यानी कि टूल्स के रूप में जो आप हैंडेक्स यूज कर रहे हैं, माइक्रो जो आप टूल्स बना रहे हैं, सूक्ष्म उपकरण जो बना रहे हैं, राइट, इसमें क्या हो रहा है, इसमें पत्थर का यूज हो रहा है, ठीक है, पत्थर हो गया, फिर लकड़ी हो गया, इसका प्रयोग हो रहा है। मेटल्स में सबसे पहले कौन से मेटल्स का यूज हुआ, तो ताम्र पाषाण काल में आप देखेंगे सबसे पहले, मतलब अगर ऐसे सभ्यता के संदर्भ में भी यदि आप देखेंगे कि सभ्यता में सबसे पहले कौन से मेटल का यूज हुआ, तो मेटल में सबसे पहले कॉपर का यूज हुआ, राइट, ध्यान में रखना है। लोहा, टीन, तांबा, इस मामले में सबसे पहले तांबा का यूज हुआ। जैसे आप लोगों ने क्रॉप के संदर्भ में देखा था कि फसल में सबसे पहले किस चीज का हम लोगों ने प्रयोग किया, तो आप लोगों ने क्या देखा कि जौ का प्रयोग सबसे पहले हम लोगों ने किया था, ठीक है। उस तरीके से यहाँ पे मेटल के संदर्भ में कॉपर का प्रयोग सबसे पहले होगा, ठीक है। और ये कब होगा, कॉपर मिलेगा तो कॉपर एज कहला जाएगा, यानी कि ताम्रपाषाण कहला जाएगा। तो धातुओं में सबसे पहले तांबा का प्रयोग हुआ। इस चरण में पत्थर और तांबे का उपकरण क्या रहेगा, एक पत्थर रहेगा और एक तांबा रहेगा, ठीक है। पत्थर और तांबे के उपकरणों के साथ साथ प्रयोग जारी रहा, इसी कारण इसे ताम्र पाषाण है। देखिए तोड़ वर्ड भी तोड़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ताम्र यानी कि तांबा हो गया, और पाषाणिक यानी कि पत्थर हो गया, ठीक है। ये दो ही चीज से तो मिलकर बन रहा है, ताम्र, ठीक, और पाषाण, यही दो चीज से तो मिलकर बन रहा है ये, इसीलिए इसको ताम्र पाषाणी कहा गया है। या इसको कैल्कोलिथिक, कैल्को हिंदी में बोलते हैं, वैसे लिखाता है ये क्या, कैल्कोलिथिक कहलाता है, ठीक है। सीएस होता है लेकिन कैल्कोलिथिक वैसे बोलते हैं, कल्चर कहा जाता है, ठीक है। ताम्र पाषाणी का अर्थ क्या है, पत्थर और तांबे का प्रयोग एक साथ हो, ठीक है। तांबे और पत्थर का प्रयोग साथ साथ मतलब ऐसा नहीं कि जहां कोई टूल्स बनेगा दोनों एक ही साथ यूज करना है, साथ साथ मतलब कॉपर भी यूज हो रहा है वहां पे, और स्टोन भी यूज हो रहा है, पत्थर भी यूज हो रहा है, ठीक है, साथ साथ दोनों के साथ साथ होता है। भारत में ताम्र पाषाण युग की सबसे बस्तियां कहाँ मिलेगी, राजस्थान के एरिया में हमने बताया, दक्षिण पूर्वी राजस्थान अब दिमाग में आ गया होगा, और पश्चिमी एमपी में मिलेगा, मध्य प्रदेश में पश्चिमी साइड में मिलेगा, जो आप लोग हमने देखा मालवा वगैरह एरिया, और पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्व भारत में पाई गई है, ठीक है। महाराष्ट्र के पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्व भारत में भी, ऐसे तो और जगह है, लेकिन मेन मेन जो है यहाँ पे पाई गई है करीब 5000 बीसी में, ठीक है। अगर कहा जाए कि ताम्रपाषाण काल की अवस्था कब से, तो करीब करीब 5000 बीसी में। मालवा से प्राप्त होने वाले मृदभांड ताम्रपाषाण काल की खुदाई में प्राप्त अन्य मृदभांड में सर्वोत्तम माने गए। अब देखिए, अब मृदभांड में अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए आपको कि पूरे ताम्रपाषाण काल में जितने भी साइट्स हैं, तो सबसे बढ़िया मृदभांड, सबसे अच्छा क्वालिटी का मृदभांड कहाँ पे मिला है, तो क्या बोलेंगे आप, मालवा से मिला है। तो मालवा कौन से एरिया में आएगा, महाराष्ट्र वाला में एरिया में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा धीरे धीरे छोटा छोटा कॉन्सेप्ट बनाइए, यूपीएससी के प्री में भी अभी काम आएगा ये सब, जो आगे प्री होने वाला, वैसे तो किसी भी एग्जाम में काम आएगा, ये सब चीज को ध्यान में रखना है। तो जो मृदभांड आया है, तो मृदभांड में अगर जितने भी ताम्रपाषाणी के स्थल आप लोगों ने देखा, ठीक है, इसमें सबसे अच्छा कहां से मिला है, तो मालवा से मिला है, ठीक। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अनेक पुरास्थलों की खुदाई हुई है, कौन कौन सी जगह, पहाड़, पालाथल, बागोर, ओजियाना, गिलुन, ठीक है। ये पुरास्थल बनास घाटी में स्थित है, कहाँ पे स्थित है, बनास घाटी में स्थित है। तो बनास घाटी में स्थित होने के कारण से बनास संस्कृति भी कहते हैं।
जैसे एक एरिया हो गया, बड़ा एरिया हो गया, ठीक है, उसके आसपास और भी क्षेत्र, छोटे छोटे क्षेत्र हो गया। लाइक जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन को आप लोगों ने देखी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसा तो नहीं है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता जो है, या सिंधु सभ्यता जिसको आप कहते हैं, तो उसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का मतलब ये तो नहीं कि केवल हड़प्पा तक सीमित है। हड़प्पा सभ्यता में यहाँ तक कि शहरीकरण की जो उपाधि मिली थी 6 को मिला था, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुतलो, लोथल, कालीबंगा, ठीक है। तो एक तरीके से क्या हुआ कि ऐसा नहीं कि केवल हड़प्पा तक सीमित है, लेकिन कल्चर का नाम क्या हो गया, हड़प्पा कल्चर हो गया ना, हड़प्पा संस्कृति कहलाता है ना। उसी तरीके से तो बड़ा जो एरिया था क्या था, बनास संस्कृति। बनास संस्कृति के एरिया में ये सब सारे सारे हैं। तो ये भी साइट्स अपने आप में है, बालाथल, बागोर, ओजियाना, गिलुंद और अहाड़। लेकिन ये पूरा स्तर बनास घाटी में स्थित है, ठीक है। पूरा का पूरा एरिया कहाँ है, बनास घाटी में स्थित है, बनास वैली में स्थित है, इसीलिए इसको बनास संस्कृति कहा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि गिलुंद जो है किस संस्कृति का उदाहरण है, राइट। गिलुंद अपने आप में भी एक संस्कृति है, ऐसा नहीं, गिलुंद अपने आप में भी एक संस्कृति है, गिलुंद संस्कृति भी कर सकते हैं। जैसे अहाड़ है, अहाड़ अपने आप में भी एक संस्कृति है, ठीक है। लेकिन अगर वैसे पूछे तो कौन से एरिया में था, बनास घाटी में था, तो बनास संस्कृति उपाधि दी गई। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, इजी चीज है, आराम से समझना है। अहाड़ देखिए, अहाड़ संस्कृति आ गया ना, अहाड़ अपने आप में भी एक संस्कृति है। अहाड़ का प्राचीन नाम क्या था, तांबवती, ठीक है। तांबवती का मतलब ही हो रहा है तांबा, ठीक है। अहाड़ का मतलब ही है क्या, तांबवती। तांबवती का मतलब क्या हो गया, तांबा। तो ये तो बड़ा सिंपल से, बड़ा आराम से इस चीज को आप लोग देख ले रहे हैं। यानी कि इसका मतलब है कि तांबा जो है, ताम्रपाषाण कालीन की विशेषता ही है तांबा, और उसमें एक जगह का नाम है अहाड़, और इसका प्राचीन नाम ही है, पुराना नाम क्या है, तांबवती है, अर्थात तांबा वाली जगह है। गिलुन, बालाथल, ओजियाना में घरों को 4 दीवारी से घेरा गया है, जो अभी आप लोगों ने देखा, ठीक है। क्या देखा अभी आप लोगों ने, बनास संस्कृति का देखा। गिलुन, बालाथल और ओजियाना में घरों को 4 दीवारी से घेरा गया, यानी कि घर जो है राउंडेड है चारों तरफ से, ठीक है। अहाड़ के पास गिलुन में मिट्टी की इमारत बनी है, किंतु कहीं कहीं पक्की ईंटें भी लगी है। गिलुन में तांबे के टुकड़े मिले हैं। अगर पूछा जाए, कहीं क्वेश्चन आ जाए कि तांबे के टुकड़े कौन सी जगह से मिले हैं, तो गिलुन से मिले हैं। और है ना, ये सब तो वही है, थोड़ा थोड़ा सा चीजों को ध्यान में रखना है कि पक्की ईंटें भी मिली है, ठीक है। कहाँ पे, गिलुन में। यानी कि पक्की ईंटें का प्रयोग कहाँ होता था, सिंधु सभ्यता में होता था, लेकिन ताम्रपाषाण काल में भी एक जगह है गिलुन, वहां पे पक्की ईंटों के, है ना, साक्ष्य मिले हैं। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा एक दो फैक्ट जो इंपॉर्टेंट है उसको देखिए। जो तो खास करके मैंने वही फैक्ट लिए हैं जिसका क्वेश्चन वगैरह आ गया है या आने की संभावना है, जो इंपॉर्टेंट है भाई। अदरवाइज तो आप बुक्स इतने सारे हैं और उसमें फैक्चुअल इतने हैं कि ताम्रपाषाण काल का एक पूरा का पूरा किताब है, तो कितना पढ़ेंगे हम, इतनी जरूरत नहीं है, राइट। आहार संस्कृति का टाइम पीरियड 2100 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व, ठीक है। आहार संस्कृति 2100 से 1500 ईसा पूर्व अन्य ताम्रपाषाणी संस्कृतियों से भिन्न है, क्योंकि जहां दूसरे केंद्रों में लाल और काले लेप, जब मृदभांड है, ठीक है, मृदभांड में जो नॉर्मल जो है हर जगह ब्लैक एंड रेड का यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस लेप के ऊपर सफेद रंग से चित्रकारी की गई कृष्ण लोहित मृदभांड परंपरा विशिष्ट है, यानी कि यहाँ पे व्हाइट यूज हो रहा है। क्या हो रहा है, व्हाइट हो रहा है और ब्लैक हो रहा है। यानी कि सामान्य रूप से देखेंगे तो जितना भी ताम्रपाषाण काल, देखिए हम लोगों ने इतिहास को पढ़ा टूल्स वाइज, राइट। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, टूल्स वाइज पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, टूल्स वाइज पढ़ा कि किस किस टाइप के टूल्स मिल रहे हैं, एक तो ये पढ़ा। उसके बाद अब हम लोग ने क्या पढ़ा, मेटल वाइज भी पढ़ने की कोशिश किया कि मेटल वाइज कैसे कैसे है, यानी कि ताम्रपाषाण कौन सा है, कांस्य युगीन कौन सा है, लौह युगीन कौन सा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग तीसरा और भी थोड़ा सा देखेंगे उसका स्पेसिफिक मृदभांड वाइज, ठीक है। मृदभांड वाइज कि कौन कौन से मृदभांड कहाँ, किस किस कलर के मृदभांड कहाँ पे पाए जाते हैं, उससे भी इतिहास को थोड़ा सा आप क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो काला और लाल मृदभांड आप मान के चलिए कि लगभग जितना भी ताम्रपाषाण कालीन स्थल है वहां पे, यहाँ तक कि काला और लाल मृदभांड आपको हड़प्पा सभ्यता में भी मिलेगा, ठीक है। अब चित्रित चित्रित धूसर मृदभांड कहाँ मिलेगा, ओसीपी वाला कहाँ मिलेगा, तो ये सब हम लोग एक बार मृदभांड के रिगार्डिंग में थोड़ा सा 10-15 मिनट का लेक्चर देख करके क्लियर करेंगे कौन सा मृदभांड की विशेषता कहाँ कहाँ पर है, राइट। कोई बड़ा इशू नहीं है, छोटा इशू है। तो वही है, आपको देखना है कि आहार संस्कृति में मृदभांड का जो है अलग स्पेसिफिकेशन है। कैसे है, क्योंकि बाकी हर जगह क्या मिल रहा है, ब्लैक एंड रेड मिल रहा है, राइट, काली और लाल मृदभांड मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे व्हाइट का भी यूज किया जा रहा है और काला तो यूज हो ही रहा है, ठीक है। कृष्ण मतलब काला ही होता है, कृष्ण लोहित मृदभांड। लोहित का मतलब ये नहीं समझना है कि लोहा है, ठीक है, लोहित मतलब लोहा नहीं है, कृष्ण लोहित मतलब ब्लैक कलर का यूज हो रहा है, राइट, क्योंकि लोहा वगैरह अभी नहीं आएगा, ठीक है। ताम्रपाषाण काल में भी आयरन एज नहीं है, आयरन वगैरह यहाँ पे नहीं मिलेगा, वो बहुत बाद में मिलेगा। वो 1050 बीसी में सबसे पहला उसका साक्ष्य मिलता है, यानी कि ऋग्वेदिक के अंतिम पीरियड में। तो यानी कि यहाँ पे देखना है कि सफेद कलर, व्हाइट कलर मिलेगा कहाँ पे, आहार संस्कृति में, एक इसकी विशेषता हो गई। तो अगर कहीं क्वेश्चन आया है मृदभांड के संदर्भ में, यदि कहीं क्वेश्चन आ जाता है कि ताम्रपाषाण काल में कौन सी एक ऐसा जगह है जहाँ पे
काले और लाल मृदभांड से अलग सफेद मृदभांड, सफेद रंग के मृदभांड भी मिले हैं, ये कलर का यूज हुआ है, तो क्या कहेंगे आप लोग, आहार संस्कृति में हुआ है। आहार का पुराना नाम ताम्रवती है, ताम्रवती का मतलब हो रहा है तांबे की खान, है ना, वहां पे आहार आप लोग जानते भी होंगे, 2100 से 1500 बीसी में राजस्थान में फेमस है ये। ठीक है, अब चलिए दूसरा देखिए, महाराष्ट्र में, पश्चिमी महाराष्ट्र के देखिए, पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख पूरा स्थल कौन कौन सा है, जोरवे, नेवासा और दैमाबाद, ये तो आपके अहमदनगर में हो गया। कौन कौन सा, जोरवे, नेवासा और दैमाबाद अहमदनगर में हो गया, अहमदनगर जिला में। और उसके बाद पुणे जिला में भी है कुछ कुछ, कौन कौन सा है, चंदौली है, सोनगांव है, इनाम गांव है, प्रकाश है। अब ये क्वेश्चन इनाम गांव से क्वेश्चन आ चुका है कि इनाम गांव किस राज्य में है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आ गया है। नौदटोली किस राज्य में, ये सब क्वेश्चन आ गया है, तो ध्यान में रखना है। चंदौली, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश और नासिक, ये सभी पूरा स्थल जोरवे संस्कृति के हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, यानी कि जोरवे संस्कृति में देखिए, जोरवे संस्कृति में सब सारे स्थल आ जाएंगे। जैसे अभी आप लोगों ने आहार संस्कृति देखा, उसी तरीके से क्या है, ये सब जोरवे संस्कृति में आएंगे। अब तक ज्ञात 200 जोरवे स्थल, यानी कि ये सब जो स्थल आ रहे हैं, ठीक है, इसमें 200 नोन ऐसे हैं। ज्ञात 200 जोरवे स्थल में गोदावरी का दैमाबाद सबसे बड़ा है। यदि पूछा क्वेश्चन कि जोरवे स्थल में कौन सा एरिया सबसे बड़ा है, तो क्या रहेगा, दैमाबाद रहेगा। दैमाबाद आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी पढ़ेंगे। ठीक है, आप देखेंगे कुछ कुछ ऐसे यहाँ के एरिया जो है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी मैच है, या तो प्री हो यानी कि प्राक हड़प्पा हो, या फिर लेटर हड़प्पा हो, कुछ ना कुछ मैच करेगा। राइट, लेटर हड़प्पा के ज्यादातर मैच करेंगे, क्योंकि सिंधु सभ्यता का जो पतन हुआ था ना, तो सिंधु सभ्यता के जो बहुत सारे मेरिट्स हैं वो कैरी फॉरवर्ड हुआ है कहाँ पे, ताम्रपाषाण में हुआ है। राइट, इसीलिए कहा जाता है ना कि सभ्यता का विनाश नहीं होता, सभ्यता अपने आप में क्या हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है, सीमित हो जाता है। सभ्यता का विनाश नहीं होता है, कि सभ्यता के विनाश होने का मतलब है कि उसका स्पेसिफिकेशन पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन सभ्यता का विनाश नहीं होता। ये हम लोग पढ़ेंगे, मेंस वगैरह जब पढ़ेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का विनाश कैसे हुआ था उसको देखेंगे। तो ये लगभग 20 हेक्टेयर में फैला है, जिसमें लगभग 4000 लोग रह सकते थे। किसकी विशेषता है ये, दैमाबाद की। और दैमाबाद किसका है, जोरवे कल्चर का है। ठीक है, जोरवे संस्कृति बहुत बाद तक चली है। देखिए यहाँ पे 1400 से लेकर 700 बीसी तक, इससे क्वेश्चन आता है कि कौन सा एक साइड से कौन सा एक संस्कृति जो काफी बाद तक चली, 700 बीसी तक। 700 बीसी तक आप समझ रहे हैं, 700 बीसी तक मतलब ये होगा कि आपका उत्तर वैदिक काल जो है ये एंड होने वाला है। उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या है, 1000 बीसी से 600 बीसी, और यहाँ पे 700 बीसी, यानी कि बहुत बाद तक की चली है जोरवे संस्कृति। ठीक है, चलिए नेवासा। ठीक है, अब नेवासा भी जोरवे संस्कृति का है, लेकिन यहाँ से पर्सन का साक्ष्य मिला है। पर्सन आप लोग जान रहे होगा, पर्सन जो यूज किया था, नेवासा से पर्सन का साक्ष्य प्राप्त हुआ। टोटीदार पात्र परंपरा जोरवे संस्कृति विशिष्ट पहचान है। अभी एक चीज देखिए, जैसे आप लोगों ने अभी अभी जैसे आप लोगों ने एक वो देखा, क्या देखा, मृदभांड के संदर्भ में देखा कि व्हाइट मृदभांड का प्रयोग कौन कर रहे थे, ताम्रवती वाले कर रहे थे। राइट, आहार संस्कृति वाले कर रहे थे। उसी तरीके से जो यूज हो रहा है विशिष्ट पहचान क्या, टोटीदार पात्र परंपरा, यानी कि टोटी वाला जो मृदभांड जो यूज हो रहा है, टोटी वाला। ठीक है, जो टूल्स आ रहे हैं, टोटीदार पात्र परंपरा, तो ये सब कहाँ पे है, ये जोरवे संस्कृति के विषय। तो ऐसे ही कुछ अगर स्पेशल चीज मिल गया है उसको थोड़ा सा देखना है, अगर नहीं मिला है तो नहीं देखना है। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, इनामगांव आदि पुरास्थलों में मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। पहली बात तो जोरवे संस्कृति है, तो इसमें तो बहुत सारे स्थल है, 200 के आसपास स्थल, सब तो हमें नहीं पढ़ना है, 3-4 का ही हम लोग नाम लिया है। और उसमें भी अगर पूछा जाए तो नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, इनामगांव, ठीक है, ये कुछ दिया हुआ है कहाँ पे मिला है। तो यहाँ पे यानी कि जोरवे संस्कृति कल्चर में जो है शवाधान की जो परंपरा थी, क्या थी, शव को कैसे करते थे, तो मृतकों को अस्थि कलश में रखकर, मृतकों को जो डेड बॉडी हो गया उसको अस्थि कलश में रख करके दफनाया जाता था। कहाँ पे, घर में ही। ठीक है, घर में ही फर्श के नीचे उनको दफन किया जाता था। एक डिफरेंट कल्चर, थोड़ा बढ़िया लग रहा होगा सुनने में कि देखिए कैसे कैसे कल्चर है ना, डाइवर्सिटी मतलब कैसे कैसे कल्चर हमारे पूर्वज यूज करते थे। ठीक है, घर में है ना, जो डेड बॉडी होगा कलश में, उसको क्या करना है, मृतकों को अस्थि कलश में रख करके अब घर में ही कहीं पर उसको दफनाना है। और उसको डायरेक्शन क्या रहेगा, उत्तर से दक्षिण दिशा। ठीक है, नॉर्थ से साउथ की ओर उसका डायरेक्शन रहेगा रखने का जो। ठीक है, यानी कि हेड रहेगा नॉर्थ साइड और लेग रहेगा, उसका पैर रहेगा साउथ साइड, ये डायरेक्शन होता है। ये क्वेश्चन आया है, ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है ये सब। ठीक, जोरवे संस्कृति में या महाराष्ट्र में क्या पैटर्न था, डेड बॉडी को डायरेक्शन क्या था, उत्तर से दक्षिण था, पूर्व से पश्चिम था, ऐसे करके क्वेश्चन आया है, तो ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन आता है उत्तर से दक्षिण दिशा में।
इनाम गांव स्थल पर चूल्हों सहित सभी बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गोलाकार गड्ढों वाला मकान मिले हैं। 5 कमरों वाला एक मकान मिला है जिसमें 4 कमरे आयताकार है, एक वृत्ताकार है ना। अब थोड़ा सा लिंक कर सकते हैं कि गांव है तो गांव में यानी कि इनाम गांव में मिलेगा, ठीक है, इनाम गांव में मिलेगा। अब इनाम गांव आप लोग देख लीजिए किसके कल्चर है, जोरवे संस्कृति का है, ठीक है, किसका है, जोरवे संस्कृति। कई बार पूछ सकता है जोरवे संस्कृति का, इट मीन्स महाराष्ट्र का रहेगा। राज्य कौन सा रहेगा इसका, महाराष्ट्र। मैं इसलिए बार बार रिपीट करा रहा हूँ कि आप लोग कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि वो किस राज्य में है, मालवा किस राज्य से पठन करेगा, जोरवे किस राज्य से पठन करेगा, इनाम गांव है ना, चंदौली सब किस राज्य से, जैसे चंदौली हो गया, इनाम गांव हो गया, नेवासा देवा सब महाराष्ट्र का रहेगा, जोरवे संस्कृति में महाराष्ट्र का रहेगा। तो इनाम गांव में क्या मिला है, ध्यान देना, इनाम गांव में 5 कमरों वाला एक मकान मिला है। 5 एक मकान, इसमें 5 कमरे हैं वो मिला है। और कैसा है, 4 आयताकार है, एक वृत्ताकार है, यानी कि रेक्टेंगल बना है। 4 मकान, 4 जो कमरे हैं रेक्टेंगल बना है और एक कमरा जो है सर्कुलर बना है। ये इनाम गांव की विशेषता है ये, ठीक है। इनाम गांव में 100 से अधिक घर और अनेक कब्रें पाई गई है। ऐसा नहीं कि बस ये है, जो ये तो है कि इसमें बहुत 4-4 5-5 जो है रूम मिल गए, कमरे मिल गए। अदर वैसे जो है 100 से अधिक घर और अनेक कब्रें भी पाई गई है। कहाँ पे, इनाम गांव में, ठीक है। यह बस्ती किला बंद और खाई से घुरी है। यहाँ शिल्पी पश्चिमी छोर पर रहते थे जबकि सरदार प्राय केंद्र स्थल में रहता था। यहाँ से अन्नागार भी मिला और एक अन्नागार आपको हड़प्पा सभ्यता में मिलेगा, ठीक है। अन्नागार, स्नानागार, ये सब आप हड़प्पा सभ्यता में भी पढ़ेंगे। तो अभी आप लोगों ने राजस्थान का देख लिया, ठीक है। आहट संस्कृति आप लोगों ने राजस्थान का देखा, उसके बाद आप लोगों ने महाराष्ट्र का देखा, ठीक है। महाराष्ट्र को जरूरत संस्कृति कुछ कुछ विशेषता देख लिए। अब थोड़ा सा आ जाइए कि एमपी वाला में कौन कौन से एरिया है, ठीक है। एमपी में मालवा, कैथा, एरन और नौदा टोली। एमपी में मालवा, कैथा, एरन और नौदा टोली ये प्रमुख स्थल है, ठीक है। तो थोड़ा सा इनके बारे में जान लीजिए। मालवा तो आपको पता ही होगा, मालवा तो आप पूरे इतिहास मेडाइवल वगैरह में भी मालवा पढ़े होंगे, खास करके आप हुमायूं के समय में पढ़ेंगे मालवा, ठीक है। और शेरशाह सूरी के समय भी मालवा वगैरह पढ़ेंगे ये सब। तो मालवा हो गया, कायथा, एरन और नौदा टोली, ये जो चारों साइट्स हैं किसका है, ताम्रपाषाण काल का है ना। मालवा, कायथा, एरन और नौदा टोली प्रमुख स्थल है। नौदा टोली एमपी का एक महत्वपूर्ण क्या है, ताम्रपाषाणिक पुरा स्थल है जो खरगोन जिले में स्थित है। नौदा टोली जो है, नौदा टोली से क्वेश्चन आ गया है, नौदा टोली कहाँ पे, ये पीवाईक्यू में क्वेश्चन आ गया है नौदा टोली, ठीक है। तो बाकी साइट्स भी आएंगे, जैसे इनाम गांव भी आएंगे जो अभी महाराष्ट्र वाला आप पढ़े थे, राइट। तो यहाँ पे क्या देखना, मालवा, कायथा, एरन और नौदा टोली। थोड़ा साइट्स को 2 बार 3 बार देख लीजिए, नजर दौड़ा लीजिए और दिमाग में डाल लीजिए, 2-3 बार बोल लीजिए तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो मालवा, कायथा, एरन और नौदा टोली प्रमुख स्थल है। सब अपने आप में एक संस्कृति भी है, मैंने चर्चा किया, मालवा संस्कृति, कायथा संस्कृति, एरन संस्कृति, लेकिन है सब किसका पार्ट, पश्चिमी एमपी का पार्ट है, ठीक है। नौदा टोली पश्चिमी एमपी का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरा स्थल है जो खरगोन जिले में स्थित है। एमपी के किस जिले में स्थित है, खरगोन जिले में स्थित है, ठीक है। इसका उत्खनन एच.डी. सांकलिया ने कराया था। नौदा टोली का उत्खनन किसने कराया था, एच.डी. सांकलिया ने कराया था। तो एक दो इंपॉर्टेंट पूछ देता है ना, जैसे नौदा टोली वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है, एच.डी. सांकलिया इसका उत्खनन कराए थे। तो वैसे तो आपको सिंधु सभ्यता में याद रखना ही है, सारे सिंधु सभ्यता में कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट साइट है जिसको शहर या अर्बनाइजेशन की उपाधि मिली थी, उसका उत्खनन का कौन कौन कराया वो तो पढ़ना ही, जैसे सिंधु का हो गया, मोहनजोदड़ो। उसी तरीके से ताम्रपाषाण काल में 1-2 साइट्स के पढ़ना है, कौन उसका कराया था, इंपॉर्टेंट है उसका पूछता है। तो 1-2 में आपको, एक तो यही आपको ध्यान में रखना है कि नौदा टोली का उत्खनन कौन करवाया था, एच.डी. सांकलिया कराए थे, ठीक है। यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिट्टी, बांस और फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं, ठीक है। क्या क्या मिलेगा, मिट्टी, बांस एवं फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ के मूल मृदवान लाल काले रंग के हैं, ठीक है, जिन पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण है। अब देखिए, अभी तक आप लोगों ने देखा था क्या यूज हो रहा था, ब्लैक एंड रेड, ठीक है, ब्लैक एंड रेड यूज हो रहा था, यानी कि काले और लाल मृदबांड, ठीक है। ताम्रपाषाण काल में कौन सा मृदबांड यूज हो रहा है, काले और लाल मृदबांड हो रहा है। तो यहाँ पे भी मिल रहा है वही लाल काले रंग के, तो मृदबांड यहाँ पे भी है, राइट। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन क्या है, क्या इसमें अंतर है, अंतर ये है कि यहाँ जो यूज हो रहा है उसमें ज्यामितीय आरेख है, ठीक है, यानी कि ज्योग्राफिकल जो है कुछ कुछ यहाँ पे सिंबल बना हुआ है, ज्यामितीय आरेख बने हुए हैं। तो थोड़ा विशेषता हो गई ना, ये किसकी विशेषता हो गई, नौदा टोली की विशेषता हो गई। ऐसे ही तो थोड़ा सा पढ़ना है कि अगर कुछ स्पेसिफिक चीज मिल गया तो उसके बारे में जानना है। तो अगर काले और लाल मृदवान तो मिल ही रहा है, पूरा का पूरा ताम्रपाषाण कालीन नस्ल से मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा यदि ज्योमेट्रिकल अगर कुछ अगर है उसमें आरेख, ज्यामितीय आरेख वगैरह है, तो कहाँ मिलेगा आपको, वो आपको नौदा टोली में मिलेगा।
तो ये ध्यान में रखना है कि पश्चिमी एमपी में मालवा, कायथा, एरन और नौलौटली प्रमुख स्थल है। वैसे हम फिर से एक बार स्लाइड लिए हैं, आगे चल के फिर से हम एक बार स्लाइड में आपको सारा रिकॉल कराएंगे, लेकिन अभी आप लोगों ने 3 कल्चर के बारे में थोड़ा जाना है ना। ज्यादा मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि सब फिर आपस में क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा और कंफ्यूजन हो जाएगा, राइट। इसीलिए ज्यादा मैं नहीं बता रहा हूँ कि फिर कंफ्यूज जाएंगे, कौन सा रास्ता राजस्थान में था, कौन सा महाराष्ट्र में था, कौन सा एमपी में था, राइट। तो एमपी वाला कौन सा था, एमपी वाला देख लिया, मालवा, कायथा, एरन और नौलौटली, ये साइट्स वगैरह जो इंपॉर्टेंट है। जोरवे संस्कृति आप लोगों ने देखा महाराष्ट्र का, ठीक है। महाराष्ट्र में दैमाबाद, इनाम गांव, ऐसे सब किसके पार्ट थे। मैं बैक कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा याद हो जाएगा फिर से, देखिए। जोरवे निवासा है ना, जो निवासा जोरवे संस्कृति स्थल से पटसन के साथ, ठीक है। और कहाँ का, निवासा हो गया, तैमाबाद हो गया, चंदौली हो गया, इनाम गांव हो गया, ये सब किसका किसका, ठीक है। ये सब महाराष्ट्र का जोरवे संस्कृति का पार्ट, जोरवे संस्कृति का पार्ट। महाराष्ट्र में और भी कुछ मिलेगा। अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा और दैमाबाद आप लोगों ने देखा, क्या देखा, जोरवे, नेवासा और दैमाबाद देखा। पुणे जिले में क्या मिलेगा, चंदौली, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश और नासिक। और ये सभी पूरा स्थल क्या है, सब जोरवे संस्कृति का स्थल है, ठीक है। जोरवे संस्कृति, इसको थोड़ा सा साइट्स को आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ के एक थोड़ा जो विशेषता है उसको आपको याद रखना पड़ेगा अब तक, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद अहाड़ आप लोगों ने देखा, राजस्थान के एरिया रहेगा। राजस्थान के एरिया में अहाड़ में कौन कौन सा रहेगा, गिलून, बालाथल, ओजियाना, है ना, ये सब चीजें। गिलून में तांबे के टुकड़े मिले। अहाड़ संस्कृति में क्या मिलेगा, अहाड़ संस्कृति में आपको थोड़ा सा जो मृदभांड मिलेगा व्हाइट कलर का मिलेगा, ठीक है। ब्लैक एंड रेड तो मिलेगा ही, काली और लाल तो मिलेगा ही, लेकिन काली और लाल तो हर जगह मिलेगा ताम्रपाषाण कलिंग स्थल में। लेकिन यहाँ की मेरिट क्या रहेगी, अहाड़ की मेरिट रहेगी कि यहाँ पे सफेद रंग का मिलेगा, राइट, मीन्स व्हाइट कलर का यूज रहेगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, अहाड़ का, राइट। तो ये सब थोड़ा सारी चीजों को देखना है। गिलोंद हो गया, अहाड़ हो गया, ठीक है। अहाड़ के और सारे एरिया जो है, बालाथल हो गया, गिलोंद हो गया, जियाने हो गया, ये सब किसका एरिया रहेगा, राजस्थान का रहेगा। तो 3 स्टेट में कौन कौन सा एरिया है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है आप लोगों ने देखा, राजस्थान का देखा, ठीक है। राजस्थान में दक्षिण पूर्वी राजस्थान का, एमपी में पश्चिमी एमपी का और महाराष्ट्र का, ठीक है। तो इन सब चीजों कम से कम जो 10-12 साइट्स आए हैं, 10-12 साइट्स को याद रखना है, और 1-2 जो स्पेसिफिक है उसको भी याद रखना है। तो थोड़ा सा इसके पोर्शन को हम कल करेंगे, इसलिए करेंगे कि एक दिन में सारे का सारा कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। एक दिन में सारे साइट्स आपस में क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, कंपोजिट कल्चर भी बन जाएगा, एक जो फंडामेंटल ड्यूटी है। तो ऐसे नहीं बनाना है, तीन तीन को रूप में पढ़ना है, तीनों में कौन कौन से जो साइट्स है उसको देखना है। एक बार आप लोग 1-2 बार और इसको रिवाइज कर लीजिएगा, मतलब रिपीट कर लेंगे तो थोड़ा सा दिमाग में सारा बैठ जाएगा, तो ठीक है। बाकी जो है ताम्रपाषाण के कुछ पोर्शन को हम कर लेते हैं, जो कुछ कुछ स्पेसिफिक कहीं मिला है तो, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लेंगे। थैंक यू सो मच क्लास के लिए।